हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आज हम माइक्रो इकोनॉमिक्स में बाजार स्ट्रक्चर जो पढ़ रहे हैं उसमें एकाधिकार या मोनोपोली करने जा रहे हैं। एकाधिकार क्या होता है? एकाधिकार बाजार की ऐसी स्थिति है जिसमें किसी वस्तु का केवल एक उत्पादक और विक्रेता होता है या पूरे बाजार में वस्तु का केवल एक ही विक्रेता या उत्पादक पाया जाता है। ये देखिए, बाजार की ऐसी स्थिति जिसमें वस्तु का केवल एक उत्पादक एवं विक्रेता होता है और उस वस्तु का कोई निकट स्थानापन्न नहीं होता। जो वो वस्तु बना रहा है वो यूनिक वस्तु है, उसका कोई भी सब्स्टिट्यूट नहीं है। मतलब लोग या तो उसे ही यूज़ करेंगे, नहीं करना तो यूज़ से वंचित रहेंगे, पर ऐसा नहीं है कि उसकी जगह कोई और वस्तु यूज़ कर लेंगे। जैसे चाय और कॉफ़ी स्थानापन्न वस्तुएं हैं। अगर चाय की कीमत बढ़ती है तो लोग कॉफ़ी पीना पसंद करते हैं क्योंकि दोनों पेय पदार्थ हैं। ऐसे ही एकाधिकारी जो वस्तु बनाता है उसका कोई भी निकट स्थानापन्न नहीं होता। अर्थात एकाधिकारी का बाजार में वस्तु की पूर्ति पर पूर्ण आधिपत्य होता है। वस्तु की पूर्ति किसके अधिकार में होगी? हमेशा ही एकाधिकारी के हाथ में होगी। क्यों? क्योंकि एकाधिकारी उद्योग की तरह काम करता है। वो फर्म होते हुए भी उद्योग है, अकेला ही प्रोडक्शन कर रहा है, तो फर्म और उद्योग में कोई अंतर नहीं है। देखिए, हम देखते हैं प्रोफेसर मैकानल के अनुसार शुद्ध एकाधिकार की स्थिति उस समय होती है जब एक अकेली फर्म एक वस्तु की एकमात्र उत्पादक होती है जिसका कोई स्थानापन्न नहीं होता। इतना देखने से हमें ये क्लियर हो गया है कि एकाधिकार बाजार की ऐसी स्थिति है जिसमें केवल एक उत्पादक होता है, वही उस वस्तु का विक्रेता होता है, उस वस्तु का कोई भी निकट स्थानापन्न नहीं होता। एकाधिकार में फर्म एवं उद्योग में कोई अंतर नहीं होता। अर्थात वस्तु का मांग वक्र कैसा रहेगा? ऋणात्मक रहेगा, नेगेटिव स्लोप वाला रहेगा। कैसा? अगर ये ऐसे ऋणात्मक ढाल वाला रहता है। एकाधिकारी कीमत का निर्माता होता है, मतलब ये प्राइस मेकर है, प्राइस टेकर नहीं है। प्राइस टेकर किस में होता है? परफेक्ट कंपटीशन या पूर्ण प्रतियोगिता में क्या होता है? प्राइस टेकर। लेकिन एकाधिकार में क्या होता है? प्राइस मेकर। ये कीमत बनाता है, अपने आप निर्धारित करता है। एकाधिकारी एक समय में या तो वस्तु की कीमत पर नियंत्रण रखता है या वस्तु की मात्रा पर। या तो वो कीमत ज़्यादा करेगा, मात्रा कम बेचेगा, तब लाभ कमाएगा, या तो वो मात्रा ज़्यादा बेचेगा, कीमत कम करेगा, तब लाभ कमाएगा। तो एकाधिकारी एक साथ दोनों चीज़ों पर नियंत्रण नहीं रख सकता। क्यों नहीं रख सकता? आप बताइए। अगर कोई एकाधिकारी है, वो कीमत भी बढ़ाता है, तो क्या मात्रा बढ़ेगी वस्तु की? कीमत बढ़ने से मात्रा नहीं बढ़ती है। कीमत और मात्रा में कैसा रिलेशन होता है? उल्टा संबंध होता है। इसलिए कभी भी कीमत बढ़ने से अगर वो कीमत बढ़ाता है तो वो मात्रा नहीं बढ़ा पाएगा, ज़्यादा वस्तुएं नहीं बेच पाएगा। इसलिए या तो वो कीमत को ध्यान में रख के काम करेगा, कीमत पर नियंत्रण रखेगा, या फिर वस्तु की मात्रा पर। और एकाधिकार में आप याद रखेंगे AR MR से हमेशा ही ज़्यादा होता है, और AR को ही हम P कहते हैं। P का मतलब कीमत। तो कीमत हमेशा ही एकाधिकारी बाजार में MR से मार्जिनल रेवेन्यू से ज़्यादा रहेगी। अगर आपको ये टर्मिनोलॉजी नहीं समझ आ रही है कि AR क्या होता है, MR क्या होता है, तो आप मेरी रेवेन्यू वाली वीडियो देख के आइएगा। उस क्लास में मैंने ढंग से करा रखा है। ये आपको आई थिंक क्लियर है। अब देखिए एकाधिकारी बाजार की विशेषताएं। पहला, एक विक्रेता एवं अधिक क्रेता। जो एकाधिकार, एक का अधिकार, नाम से ही समझ रहे हो ना, एक का अधिकार। तो इस बाजार में बेचने वाला केवल एक है और खरीदने वाले बहुत सारे हैं। निकट स्थानापन्नों का अभाव। एकाधिकारी जिस वस्तु का उत्पादन करता है उसके कोई भी निकट स्थानापन्न नहीं है ना, उनका अभाव पाया जाता है। एकाधिकारी ही क्या करता है? कीमत का निर्धारक होता है। नई फर्मों के प्रवेश पर प्रतिबंध है, ठीक है। अधिकतम लाभ अर्जन की प्रवृत्ति। एकाधिकारी का एकमात्र उद्देश्य अधिकतम लाभ प्राप्त करना होता है। और मांग वक्र का ऋणात्मक ढाल। जो मांग वक्र होता है, जब हम पूर्ण प्रतियोगिता पढ़ते हैं तो मांग वक्र ऐसे होता है, मतलब मांग की लोच अनंत होती है इस पे, है ना। लेकिन जब हम एकाधिकार या एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता पढ़ेंगे तो मांग वक्र कैसा रहेगा? मांग वक्र
ऋणात्मक ढाल वाला रहता है। अब देखिए बच्चों, एकाधिकार के प्रकार। एकाधिकार कितने प्रकार का होता है? पहले देखिए प्राकृतिक एकाधिकार। प्रकृति ने कुछ वस्तुएं किसी विशिष्ट स्थान पर ही बनाई हैं, तो प्रकृति ने खुद ही उस स्थान को एकाधिकार दे दिया। जैसे अगर आप कश्मीर का सेब देखेंगे तो कश्मीर में पाया जाता है, और जगह नहीं मिलेगा, तो ये क्या है? प्राकृतिक एकाधिकार। कानूनी एकाधिकार, अगर कानूनी रूप से सरकार किसी व्यक्ति को एकाधिकार दे दे या किसी संस्था को एकाधिकार दे दे और सबको उस क्षेत्र में आने के लिए बैन कर दे, तो उसे क्या कहते हैं? कानूनी एकाधिकार कहा जाता है। कानूनी एकाधिकार में क्या आएगा? एक चीज़ देखिए, नोट निर्गमन कौन करता है? नोटों को कौन छापता है? आरबीआई। किसने बनाया? कानून। कानून के तहत ही तो वो काम करता है। लॉ ऑफ गवर्नमेंट जो है वो उसके तहत ही तो काम करता है। तो जो हमारा कानूनी एकाधिकार में क्या आ जाएगा? मुद्रा का निर्गमन, नोटों का निर्गमन। ठीक है। सामाजिक एकाधिकार। सामाजिक एकाधिकार का मतलब होता है समाज के, हमारे अपने समाज में कई सारी जाति, वर्ण, व्यवस्था, बहुत सारी चीज़ें हैं, उनमें हर का एक अलग ट्रेडिशन होता है जिनका दूसरे से कोई संबंध नहीं होता। तो एक वर्ण का अगर मैं देखूँ दूसरे वर्ण से, तो एक वर्ण का अपने पे एकाधिकार है, दूसरों का उस पर कोई अधिकार नहीं है। अगर मैं हिंदू हूँ तो मैं हिंदू की तरह काम कर रही हूँ, मुस्लिम हिंदू वाली चीज़ में कुछ नहीं करेंगे। अगर मैं ईसाई हूँ तो ईसाई की तरह काम कर रही हूँ, हिंदू हूँ मैं, उसके किसी चीज़ में कोई भी भाग नहीं लूँगी। तो वही चीज़ है सामाजिक एकाधिकार का मतलब समाज में एकाधिकार। ये वर्ण के आधार पर हो सकता है, जाति के आधार पर हो सकता है, बहुत सारे इसके आधार हो सकते हैं। पूर्ण एवं अपूर्ण एकाधिकार। अगर पूरे के पूरे देश में एक वस्तु का एक ही उत्पादक है तो पूर्ण एकाधिकार है। आंशिक का मतलब कुछ बहुत कम मात्रा में अगर लोग बेचने वाले हैं, पर वो बहुत दूर दूर स्थान पर पाए जाते हैं। सपोज़ कीजिए एक पाया जाता है मेरठ में, दूसरा पाया जाता है एक नॉर्थ इंडिया में, एक साउथ इंडिया में, है ना। तो नॉर्थ इंडिया से साउथ इंडिया में जाके कोई सामान लेके आओगे या महंगाई अपने यहाँ नॉर्थ इंडिया में ही ले लोगे? वही चीज़ है कि ये अपूर्ण एकाधिकार का मतलब कुछ ही लोग जगह जगह मतलब बिखरे हुए हैं, है ना। बेचने वाले तो हैं पर बहुत सारी जगह हैं। अब पर डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, बहुत बहुत दूर है। अगर आप मेरठ की जगह लेके आना चाहते हैं कोई चीज़ झारखंड से, तो लाने में और ज़्यादा पैसा लग जाएगा। तो फ़ायदा इसमें है कि यहाँ पे ही 2 रुपये महंगी ले ली जाए। ऐसा एकाधिकार क्या होता है? अपूर्ण एकाधिकार। औद्योगिक ऐच्छिक एकाधिकार। बहुत सारे औद्योगिक संगठन मिलके क्या करते हैं? एक साथ मिलके एक संगठन बना लेते हैं और फिर वो संगठन मोनोपोली की तरह, एकाधिकार की तरह कार्य करता है। सारे लोग मिलेंगे और एकाधिकार की तरह ही काम करने लगेंगे, एक गुट बना लेंगे। इसे कहते हैं हम औद्योगिक ऐच्छिक एकाधिकार। नेक्स्ट होता है हमारा लागत एकाधिकार। लागत एकाधिकार का मतलब कोई एक फर्म है, उसने उत्पत्ति के साधनों पर इतना आधिपत्य स्थापित कर लिया है कि वो उसकी लागत प्रोडक्शन की बहुत ही कम आती है और साधनों की और फर्मों की लागत ज़्यादा आती है। जब इस एक फर्म की, मैं ऐसे समझाती हूँ, एक फर्म ए है, एक फर्म बी है। ए की लागत 10 रुपये आ रही है किसी चीज़ को बनाने में, बी की लागत अगर वो कम से कम में भी बनाए तो कितने रुपये आ रही है? 15 रुपये। ये 10 रुपये वाली चीज़ 10 रुपये में ही बेचेगा। अगर ये 15 वाली चीज़ 15 में भी बेचे तब भी हाँ 5 रुपये कम है। सारे ग्राहक किसकी तरफ जाएंगे? ए की तरफ डाइवर्ट हो जाएंगे या चले जाएंगे। ए को फ़ायदा हो जाएगा और बी इस मार्केट से खुद ही आउट हो जाएगा, क्योंकि वो लॉस ले रहा है, उसका सामान कोई खरीदेगा नहीं तो वो खुद ही बाज़ार से बाहर हो जाएगा। तो लागत के आधार पे लास्ट में जब बी मार्केट से बाहर हो गया तो ए का ही क्या हुआ? एकाधिकार हुआ। ए ही काम कर रहा है, इसे कहते हैं लागत एकाधिकार। अब देखिए बच्चों, मूल्य निर्धारण संबंधी मान्यताएं। हम मान्यता देखते हैं कि एकाधिकारी बाजार में मूल्य का निर्धारण किस प्रकार से होता है। एक तो एकाधिकारी का उद्देश्य हमेशा लाभ कमाना रहेगा। पहला पॉइंट तो हमारा यही है कि एकाधिकारी का उद्देश्य क्या होता है? लाभ कमाना। निकट स्थानापन्नों का अभाव। हम जो ये पढ़ रहे हैं एकाधिकार, इसकी मान्यता है कि निकट स्थानापन्न वस्तु का नहीं पाया जाएगा। और क्रेताओं की अधिक संख्या होना, विक्रेता एक होना और क्रेताओं की अधिक संख्या होना। अब देखिए एकाधिकारी के संतुलन की शर्तें क्या होती हैं। कौन सी वो शर्तें हैं जिन पर एकाधिकारी काम करता है? MR बराबर हमेशा ही MC रहेगा, ये संतुलन पूर्ण प्रतियोगिता में भी थी। और MC का जो स्लोप है वो ज़्यादा रहेगा MR के स्लोप से।
स्लोप से क्या समझ रहे हो? सपोज करो एक ये लाइन है और एक ये लाइन है, किसका स्लोप ज़्यादा है? इस वाली लाइन का स्लोप कम है, इस वाली लाइन का स्लोप ज़्यादा है। स्लोप का मतलब ढाल, ऐसे ढाल ज़्यादा है, ऐसे ढाल कम है। तो जो MC वक्र रहेगा उसका ढाल हमेशा ही MR वक्र से ज़्यादा रहेगा। और संतुलन बिंदु पर मांग की लोच इकाई से अधिक होती है। जो हमारा संतुलन बिंदु रहता है उस पर इकाई की लोच हमेशा ही 1 से अधिक रहेगी। देखिए मैं आपको ये पहले ये बताती हूँ। ये है हमारा मांग वक्र, ये क्या है? मांग वक्र। ये जो ऐसे वक्र बन रहा है ये क्या है? मांग रेखा। ये क्या है? मांग रेखा। जो हमारा मांग वक्र है वो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होता है, उस पे मांग की लोच कितनी होती है? इकाई के बराबर होती है। और जो हमारी मांग रेखा होती है उसके हर एक बिंदु पर मांग की लोच अलग होती है। इसके बीचों बीच मांग की लोच इकाई के बराबर होती है। एक्स अक्ष पे मांग की लोच 0 के बराबर होती है तथा वाई अक्ष पे मांग की लोच इन्फिनिटी या अनंत के बराबर होती है। अब देखिए यहाँ पे मैंने AR लिया है, MR AR के सदैव ही नीचे रहेगा, मैंने MR बना दिया। ये मैंने टोटल रेवेन्यू TR बनाया है। TR के मैक्सिमम पॉइंट पे जो AR है उस पे मांग की लोच कितनी रहती है? 1 रहती है। और MR कितना हो जाता है? 0 हो जाता है। जब TR मैक्सिमम है तब MR क्या होता है? MR 0 होता है। और मांग की लोच किसके बराबर होती है? मांग की लोच 1 के बराबर होती है। समझ में आ गया? जब TR मैक्सिमम है तब मांग की लोच इकाई के बराबर है और जो हमारा MR वक्र है वो किसके बराबर है? वो 0 के बराबर होता है। तो हमेशा ही एकाधिकारी कहाँ से कहाँ के बीच में प्रोडक्शन रखेगा? वो अनंत से लेके 1 के बीच में रखेगा। 1 से ज़्यादा होना चाहिए, अनंत से कम होना चाहिए। वो इसके बीच में हमेशा ही अपना संतुलन बिठाएगा, क्योंकि वो यहाँ नहीं रखेगा, वो इकाई से अधिक पे रखेगा। हमेशा ही कहाँ रखेगा? इकाई से अधिक पर, क्योंकि इकाई से अधिक अगर वो थोड़ा सा भी चेंज करता है तो उसकी डिमांड में बहुत ज़्यादा अंतर आता है, इसलिए वो सदैव ही इकाई से अधिक रखेगा। अब देखिए एकाधिकारी में पूर्ति वक्र का कोई महत्व नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि एक सपोज कीजिए एक मार्कर है, एक ऐसा ही मार्कर मेरे पास और है, उन 2 मार्करों को मैं 2 उपभोक्ताओं को अलग अलग कीमत पर बेच सकती हूँ एकाधिकार में। पर अगर पूर्ण प्रतियोगिता होती तो दोनों को मुझे एक ही कीमत पर देना होता। लेकिन जब मैं एकाधिकार में हूँ तो मेरा कोई पूर्ति नहीं है। मैं एक पूर्ति को या एक मार्कर को कम रेट में, एक को ज़्यादा में बेच सकती हूँ, दोनों को बहुत ज़्यादा में बेच सकती हूँ, हर एक में अंतर कर सकती हूँ। कोई 2 रुपये का, कोई 4, 20, 50, जो मैं चाहूँ वो मैं कर सकती हूँ। तो इसलिए एकाधिकार में पूर्ति वक्र का कोई विशेष महत्व नहीं होता, क्योंकि ये एक ही पूर्ति पर भिन्न भिन्न कीमतें ले सकता है। पूर्ति एक ही है मार्कर की। किसकी सप्लाई बढ़ रहे हैं? मार्कर की। तो पूर्ति तो केवल एक ही है मार्कर की, लेकिन कीमत एक मार्कर के लिए कम ले रहा है, एक मार्कर के लिए ज़्यादा ले रहा है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। बहुत ही आसान सा टॉपिक है और मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है साधारण से शब्दों में। तो अगर समझ आ गया हो तो आप, अगर कोई क्वेरी हो तो मुझे कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपका सॉल्व करके आंसर नेक्स्ट वीडियो में दे दूँगी। थैंक यू सो मच बच्चों।